फिक्शन के जो अब सब्सिक्वेंट टॉपिक्स हैं उसको पहले समझते हैं कि वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब मैं कैटेगराइज करके बता दे रहा हूँ कि वो टॉपिक्स क्यों हैं और हम उनको ध्यान कैसे रखेंगे। वो क्लियर हो जाएगा तो हमारे लिए समझना और डेरिवेशन याद रखना इजी हो जाएगा। सबसे पहले लॉजिक ये है कि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस में यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स थे उसमें हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस को फ्रिक्शनलेस माना था। अब लेकिन यहाँ पे ये रफ है, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस माना था। अब ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन विल एक्ट। तो अब उस केस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम इनको अलग अलग कैसे कैटेगराइज करेंगे। फ्रिक्शन जो है हमारा दो कैटेगरी में कर लेते हैं। एक हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला और दूसरा हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन वाला। पहले तो ये अंतर है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, एक ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक ब्लॉक रखा हुआ है। सेकेंड ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है। पहले कैटेगराइजेशन तो ये हो गया। दूसरा कि इंक्लाइन प्लेन में हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। इंक्लाइन प्लेन में जब हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होगा लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, तो क्या होगा। और दूसरा कैटेगरी है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन greater than angle of repose। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। रिपोज वो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिपोज, जहाँ पे वो जस्ट स्लाइड करने लगता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब लेस देन रिपोज होगा तो क्या होगा कि वो इट विल नॉट मूव और स्लाइड, ठीक है। अब ये क्या होगा, विल मूव डाउनवर्ड्स ड्यू टू इट्स वेट। ये अपने आप ही स्लिप कर जाएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिपोज से ज़्यादा होगा। रिपोज की डेफिनेशन ही है द एंगल एट विच the body on the inclined plane just starts to slide। तो यहाँ पे वो मूव करेगा जस्ट डाउनवर्ड्स ड्यू टू इट्स वेट, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं
कि इसमें हालांकि स्लाइट ही डिफरेंस रहता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक कैटेगराइजेशन हो जाएगा हमारा पुश का और पुल का। इसमें सिर्फ हल्का सा ही अंतर होता है, तो पुश और पुल का हमारा ये अंतर हो जाएगा। दूसरा, इंक्लाइन प्लेन जब ऑब्जेक्ट इज ऑन स्लोप पर है तो दो पॉसिबिलिटी है कि वो या तो स्लाइड डाउन कर देगा खुद ही खुद अपने वेट के अकॉर्डिंग, या फिर वो वेट मतलब रुका रहेगा, स्लाइड नहीं करेगा। ठीक, इसके बाद एक और कैटेगराइजेशन है कि ये इंक्लाइन प्लेन का ही है, लेकिन इसमें जो हम ये मूव डाउनवर्ड्स वाला कह रहे हैं, तो एक और है कि यदि मान लो कि उसे पुल कर दे। एक थर्ड कैटेगराइजेशन है कि ब्लॉक पुल्ड अपवर्ड्स। ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड अपवर्ड्स, तो इस केस में फ्रिक्शन का क्या रूल है, क्या एक्सेलरेशन आएगा, ये हमारे टॉपिक है। तो ये रफ इंक्लाइन प्लेन और ये फिर लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये शो करता है कि यदि हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया, तो फिर क्या होगा। मीन्स ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो एक ये है फ्रिक्शन बिटवीन लोअर ब्लॉक एंड सरफेस, ये रोल प्ले करेगा। दूसरा, फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है, क्या ध्यान देना पड़ेगा, कैसे एक्सेलरेशन चलेगा, ये सारा। अब इसमें दोनों चीज़ें यूज़ होंगी हमारी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी, काइनेटिक फ्रिक्शन भी। यदि इम्बैलेंस होगा तो ये स्लाइड हो सकता है, ऊपर वाला ब्लॉक जो छोटा ब्लॉक है वो बड़े वाले ब्लॉक पे स्लाइड हो सकता है। अब हम कितना रखें कि स्लाइड ना हो, दोनों एक साथ मूव हो, ये हमारे टॉपिक का बेसिक नेचर। यदि मैं एक बार और इसको बता दूं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है इन केसेस में। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर इंक्लाइन प्लेन में दो कैटेगरीज होंगी। बेसिक कि जब एंगल ऑफ रिपोज से कम या ज़्यादा हो, फिर तीसरी कैटेगरी है जब ब्लॉक को हम ऊपर खींच रहे हैं, फाइनल ब्लॉक ओवर ब्लॉक है। तो ये सारी वैरायटीज़ हैं जिसको हम स्टडी करेंगे अलग अलग टॉपिक्स में। ये ओवरऑल पिक्चर है। अब हम जाते हैं वन टॉपिक एट अ टाइम।